जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आपको पता है कि 4 तारीख और 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और जहां पर भी 4 को वोट डालना है वहां पर आज आदेश पत्र ट्रेनिंग का मिल गया, आज मुझे भी प्राप्त हो गया है। तो मुझे आवश्यकता पड़ी कि एक इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पीठासीन अधिकारी की डायरी, और इस बार लेकिन दोस्तों कुछ चेंज है, क्योंकि जैसे आदेश में आप देख रहे होंगे, अगर आपके सामने ऑर्डर में ई करके कुछ नंबर दिए हुए मान लीजिए ऐसे करके, तो ई का मतलब है कि आप ईवीएम के थ्रू चुनाव कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव कराएंगे। अगर आपके आदेश में बी करके कोई संख्या दी गई है तो आपको बैलेट यूनिट यानी कि जो मतपत्र द्वारा चुनाव होता है उसके जरिए कराया जाएगा आपके यहाँ चुनाव, आपके वहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो ऐसा देखिए, जो ई वाला है ईवीएम के जो जरिए चुनाव जहां होने जा रहे हैं वो नगर निगम जो मेन है वहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, और जो पंचायत है, नगर पंचायत है या नगर पालिका है, वहां पर बैलेट यूनिट के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। तो इस बार थोड़ा सा अंतर है। तो मुझे जरूरत आन पड़ी कि जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो 2 तरीके से आवश्यकता आन पड़ी है, एक तो ईवीएम वाली और एक जो है बैलेट यूनिट वाली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ईवीएम के जरिए जो हम लोग पीठासीन अधिकारी की डायरी बनानी है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक और आपसे निवेदन है कि इसमें एक जो सबसे ईवीएम में दिक्कत होता है मॉक पोल करना और वोट को स्टार्ट करना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज बटन तो कोई भी आखिरी में दबा देता है, ठीक है। तो उसका एक वीडियो आप बस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और चुनाव करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें मैंने ईवीएम का एक्चुअल में दिखाया हुआ है कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। मॉक पोल कैसे करें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप YouTube पर मेरे चैनल को सर्च कर लीजिएगा, नव शिक्षण लिखकर। नव शिक्षण लिखकर करते ही ये देखिए, ये जो बना है इसको आपको टच करना है। तो इसको टच करते ही देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट खोल लेना है और फिर चुनाव में चले जाना है, नीचे एकदम में मिल गया है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर देंगे, छू देंगे, तो इसमें देखिए एक्चुअल मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से मतदान हमें कराना है। ये देखिए पीठासीन अधिकारी के सारे प्रपत्र हैं और ये घोषणाएं हैं, 4 तरह की घोषणाएं होती हैं, इस बार भी हैं वैसे ही हैं। और ये मतपत्र लेखा कैसे तैयार करें, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इसमें, ठीक है। और जो तरह तरह के सीन है, अब ये देखिए जो मॉक पोल कराना है एक्चुअल ईवीएम से मैंने बताया हुआ है कि कैसे हमें स्टेप वाइज कराना है। और अगर आप देख लेंगे तो मैं 100% कंफर्म हूँ आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आइए आज के जो इम्पोर्टेंट है उपबंध 14 पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसके बारे में विधिवत बता दूं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है जो हमें एकदम अच्छे से पढ़ना होता है। अब देखिए जो आपका आदेश मिलेगा उसमें कई चीज़ें ऑलरेडी दी रहती हैं, तो अभी आदेश तो प्राप्त हम लोग को नहीं हुआ है कि कहाँ पे है। तो देखिए निर्वाचन क्षेत्र का नाम वो हमारे आदेश पे होगा, उसे हमें स्पष्ट अक्षरों में यहाँ लिख लेना है। मतदान की दिनांक, तो अगर आपके यहाँ 4 तारीख है तो 4 लिखेंगे, नहीं तो 11 अप्रैल 2023 दर्ज करेंगे। मतदान केंद्र और स्थल की संख्या ये भी हमारे आदेश पे होता है, तो इसको आप उसी हिसाब से एक तो मतदान केंद्र लिख देंगे, साथ में जो संख्या होगी उसको आप यहाँ दर्ज कर देंगे। अब देखिए इसके बाद है मतदान केंद्र स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अक्सर देखिए जो ये वोट पड़ता है वो शासकीय या अर्ध शासकीय में ही पड़ता है, ठीक है। अगर किसी निजी भवन में है तो आप निजी वाले पे टिक करेंगे, अस्थायी संरचना है तो वहाँ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th पॉइंट है आपके सामने, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि हो, तो मतदान अधिकारी जो है अगर स्थानीय हैं, वहाँ के लोकल हैं जिनकी ड्यूटी वहीं पे लग गई है, अगर ऐसा कोई है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो आप संख्या दिखाएंगे ना, ये नहीं है तो 0 कर देंगे। अब देखिए 5th है, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, तो ऐसी नियुक्ति के कारण कई बार होता है कि हमारे साथ के जो साथी होते हैं, मतदान अधिकारी होते हैं, किसी वजह से बीमार पड़ जाते हैं या पीठासीन अधिकारी ही बीमार पड़ जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पर हमें उसका जो कारण है वो यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर आ रही है मशीन की बात कि मतदान जो मशीन यूज की जाती है, तो नंबर 1 है उपयोग में लाए गए नियंत्रण यूनिट की संख्या, कितनी नियंत्रण यूनिट है, यानी कि कंट्रोल यूनिट CU की बात हो रही है, यहाँ पर कितनी इस्तेमाल की गई है, तो जनरली एक ही होती है। इसके बाद है उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या, तो क्रम संख्या उसके टैग पर लिखी रहती है, तो आप उसको विधिवत नोट कर देंगे। फिर उपयोग में
में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, तो जो मतदान यूनिट है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हमें कितनी संख्या में है, जैसा मतदाताओं ये जो खड़े हैं अभ्यर्थी, वो अगर उनकी संख्या पे डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से मतदान यूनिट की संख्या 1 से 2 होती है और जनरली एक ही होती है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो जैसे कंट्रोल यूनिट पे आप टैग से करेंगे, वैसे ही यहाँ पर मतदान यूनिट की इस पे जिस पे चित्र बने रहते हैं, जिस पे वोट करना होता है लोगों को, आके नीले बटन को दबाना होता है, तो उस पे जो टैग लगा होगा उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए नंबर 7 पॉइंट में उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, जितनी भी आपने पेपर यूज किए हैं वो यहाँ दर्ज करेंगे, संख्या करना है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, और यहाँ पर हमें क्रम संख्या डालना होता है। अब देखिए 7 पॉइंट का अ है, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, विशेष टैग की संख्या भी दी जाती है। अभी मैं एक चार्ट एक अन्य वीडियो में दिखाऊंगा कितने आपको स्पेशल टैग मिलेंगे, वही स्पेशल टैग यानी कि विशेष टैग मिलेंगे, ग्रीन पेपर सील कितने मिलेगी, इसका भी मैंने वीडियो, अगर आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में तो चुनाव वाली, तो उसमें आपको अच्छे से वो टैग भी मैंने दिखाया हुआ है एक एक करके विधिवत कि कौन कौन से टैग इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें देखिए उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या यहाँ और साथ में उनकी क्रम संख्या यहाँ हमें नोट करनी होगी। उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, देखिए जनरली क्या होता है कि एक ही हम टैग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको भी हमें दर्ज करना होता है। अब देखिए प्रदाय की गई यहाँ पे स्ट्रिप सील की संख्या देनी, कितनी दी गई, ठीक है, उसकी क्रम संख्या यहाँ नोट करनी है। फिर उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या यहाँ करनी है और जो क्रम संख्या है उसको यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है। और यहाँ पे देखिए साफ जो 5th है, उपयोग में ना लाई गई वापस की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, उसको यहाँ पर हमें करना है, इतने से इतना 2 करके लिख दीजिएगा डैश करके, ठीक है। और जनरली देखिए जो ये संख्याएं होती है ना, जैसे मैं एक आइडिया के लिए बता देता हूँ, बी करके मान लीजिए 3 4 0 0 0 1 2, तो अगली जो संख्या होती है 1 3 1 4 होती है, तो आप इसको डैश करके 1 3 या 1 4 जो भी होगा इस तरह से लिख सकते हैं। तो हर एक को बहुत डिटेल में, मतलब एक तो जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है, उसी कम में अगर हम गलती करते हैं तो बहुत समस्या होती है, अगर इससे क्लैरिटी रहती है डैश करके लिखने से। और 8th पॉइंट है आपके सामने, मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या, तो एक तो है मतदान कितने थे और जो विलंब से आए और करके उनकी संख्या आपको दे देनी है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो मतदान अभिकर्ता अभ्यर्थी मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कितनी संख्या थी जिन्होंने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, उसकी आप संख्या यहाँ पर डाल देंगे। कभी कभी एक ही अभ्यर्थी के 2 लोग होते हैं, ठीक है, तो उस केस में एक ही अभ्यर्थी आपको लिखना होगा, भले मतदान अभिकर्ता की संख्या आपकी ज़्यादा रहेगी। इसके लिए भी देखिए मतदान अभिकर्ता कैसे नियुक्त करते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इस वाले में भी मैं बना दूंगा कि कैसे आपको किस आधार पे ध्यान देकर इनको नियुक्त करना है। मतदान केंद्र या स्थल पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, तो जो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें मतदाता का पूरा डिटेल होता है, वहाँ से आप यहाँ पे कुल संख्या लिख देंगे कि कितने वोटर आपके बूथ पर आने वाले हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर को, जिसको हम प्रारूप 17 का कहते हैं, के अनुसार मत दिया, तो जितने भी वास्तव में वहाँ दर्ज होंगे उसको हम जो मतदाता रजिस्टर पे जो हमारे पीठासीन अधिकारी प्रथम जो हैं वो नोट डाउन किए रहेंगे एकदम आखिरी में, वो संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जो भी मशीन में रिकॉर्ड दर्ज किया गया हो और यहाँ पर वो हमें दर्ज करना है। अक्सर क्या होता है कि ये चीज़ें टैली करती हैं, ठीक है, चीज़ें टैली करती हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई मतदाता अन्य तरह का आ जाता है कि ऑलरेडी जिसका वोट पड़ा हो, तो टेंडर वोट की प्रक्रिया ये सब चीज़ें अलग हैं, तो इसमें तब ये वेरी करने लगता है, अंतर करने लगता है। तो ये अंतर ध्यान देना है कि अगर अलग से कोई मतपत्र इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए वोट दिया गया है, तो उसका भी अगर आप मिलान करते हैं तो कुल वोटों की संख्या आपकी मैच जरूर करनी चाहिए।
यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी भी वही होते हैं, मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। अब देखिए निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो जो हमें देखिए चिन्हित प्रति में हम निशान लगाते रहते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, काटना है हमें, ठीक है। तो वहाँ पर नीचे पेंसिल के द्वारा भी संख्याएं दर्ज होते रहती हैं कि भाई इतने पुरुष आए इतने महिलाएं, क्योंकि हमें क्या होता है कि महिलाओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसी के जरिए हम लोग ज्ञात करते हैं कि कितनी महिलाओं ने दिया। तो जितनी भी महिला ने दिया अगर टोटल वोट में से आप माइनस कर देंगे तो पुरुष की संख्या निकल आती है। तो वहाँ पे प्रथम मतदान अधिकारी अपने उसमें जो है नोट डाउन करते रहते हैं। तो ये लमसम देखिए ये फिगर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो मशीन की फिगर है, आपकी 17 का जो रजिस्टर है उसकी फिगर है, ये मैच कर जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चैलेंज मत, अगर किसी ने चैलेंज किया है तो उसकी संख्या तो जनरली देखिए ये आती नहीं है, ऐसी स्थिति आती बहुत कम है, लेकिन यह है कि चुनाव है तो हमें हर एक स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई अगर चैलेंज मत आ गया तो उसको भी हमें करना है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो की देखिए ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों के लिए, तो मैं अभी बताऊँगा अन्य वीडियो में। अभी जो मेन है हम लोग पीठासीन अधिकारी की डायरी पे ही चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए जो चीज़ें हैं, अपेक्षित चैलेंज मत में अनुज्ञात संख्या, अस्वीकृत संख्या, जब्त की गई रकम, तो रकम भी भरवाना होता है। काफ़ी डिटेल इसका वीडियो अलग से बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जनरली होता नहीं है, जनरली आमतौर पे होता नहीं है। नंबर 13 पॉइंट है उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। काफ़ी देखिए अशक्त हमारे मतदाता आते हैं जो कि असहाय होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं, तो ऐसे आते हैं, तो उसका भी हमें अलग से एक फॉर्म होता है, उस पर हमें उनकी संख्या, नाम वगैरह भी दर्ज करना होता है, और जो साथ में लाता है उसका भी हमें देखना होता है। तो इसका भी मैं एक अलग वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। तो यहाँ हमें केवल संख्या देनी है कि ऐसे कितने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप शून्य ही रखेंगे। निवेदित मतों की संख्या अगर कोई है तो इसका भी एक अलग बताऊंगा कि निवेदित मत पत्र होते क्या हैं। तो यहाँ पे भी हमें संख्या दर्ज करनी है। ये भी आमतौर पे जनरली 0 ही होता है, बहुत कम। अब कोई भी देखिए इस तरह का मतदाता नहीं आता है जो दूसरी की जगह वोट दे, ऐसा बहुत ही कम होता है। अब देखिए लेकिन आ सकते हैं, इसलिए सरकार इसके लिए ऑलरेडी तैयार रहती है कि भाई हमें अगर कोई आ गया तो उसको हमें काउंट करना ही करना है और उसे वोट हमें दिलाना ही दिलाना है। अब 15 है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की। कभी कभी ऐसा ये मतदाता आ जाता है जिसकी उम्र हमें 15-16 साल लगती है, तो एक बार तो उससे पूछना है थोड़ा सा, भाई क्या तुम हो गए हो, कितने उम्र के हो, लाओ आईडी दिखाओ। तो अगर हम पूछेंगे तो खुद वो बता देता है कि नहीं, या तो चला जाएगा घबरा के, या तो बोलेगा नहीं मैं हूँ, नहीं मुझे वोट देना, मैं तो 18 साल के ऊपर। अगर वो जिद पे अड़ा रहता है, ठीक है, तो आप उससे बच्चे से इस घोषणा पत्र को भरवा लेंगे कि वो 18 साल के ऊपर है। तो ऐसी संख्या हमें देनी है। तो ऐसा भी जनरली आते नहीं है मतदाता, ठीक है, तो शून्य रहता है। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया कि आए, घोषणा नहीं की लेकिन चले गए, उसकी भी संख्या हमें यहाँ पर दर्ज करें। जो देखिए जो घोषणा करेगा वही वोट डालेगा, ध्यान दीजिएगा। जो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। अब देखिए ऐसा तो अपने उत्तर प्रदेश में मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी जनपद में ऐसा होता है कि स्थगित कर दिया गया हो किसी भी वजह से। ईवीएम क्योंकि अगर ख़राब होती है तो तुरंत हमें दूसरी मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, डाले गए मतों की संख्या 7 से 9 बजे पूर्वाह्न तक, मतलब सुबह 7 से, अब आपको पता ही होगा कि वोट कब से डलना, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डलना है, ठीक है, शाम के आपके 6 बजे तक डलना है। तो काफ़ी लंबा समय हम लोग को मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल हमें देखिए आप कंट्रोल यूनिट के जरिए टोटल जब बटन दबाएंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होते रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ध्यान क्या देना होता है, जो जनरली हमारे साथियों को या हम लोगों को दिक्कत आती है, तो जब भी देखिए कंट्रोल यूनिट आप दबाएं तो उसमें जो टोटल दिखेगा आपको, वो संख्या को आप जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं रजिस्टर के, उनसे भी संख्या एक बार देख लें कि कितने लोगों का उन्होंने पास आउट किया है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने मतदान मतलब सही चल रहा है, कि टैली सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उनके जो साइन कराते जाएंगे जिस रजिस्टर पे, उससे भी पूरा मिलान हो जाएगा। वही चीज़ हमें 2-2 घंटे पे 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 बजे तक ये करना है,
ठीक है। अब इसमें देखिए इस बार तो हो सकता है सर्दियों में होने वाला हो, ये समय अब 6 बजे तक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एकदम आखिरी समय तक डाटा लिया जाता है। नंबर 18 है मतदान समाप्ति होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। तो देखिए इसके जो नए हमारे पीठासीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए जनरली क्या हो गया, 6 बज गया, ठीक है, तो 6 बज गया भाई, तो इतना आपको ध्यान देना है कि दरवाजे से लेकर, मान लीजिए इतने 12 लोग खड़े हैं या 13 लोग खड़े हैं जो कि अभी वोट डालने बाकी हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग सोचेंगे नहीं चलो शाम में डाल देंगे। अब लेकिन जो आ गया है तो आप क्या करेंगे, ये नहीं कि 6 बजे तुरंत आप पर्ची पहले ही बना के रखिएगा, ऐसे 1 2 3 4 करके आप, और उल्टा बांटिएगा। उल्टा मतलब यहाँ से पहला दूसरा, यहाँ पे मतलब 12वें वाले को यहाँ पर्ची मिले जो आपके दरवाजे पे खड़ा होगा, ठीक है। तो ये पर्ची आप दे देंगे। इससे ये होगा कि जो 6:02 5 मिनट पे बाद में कोई आता है तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, वो वोट देने का अधिकारी नहीं होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो अगर कुछ ऐसी आपने पर्चियां बनाई हैं, ठीक है, मतदान समाप्त होने के समय, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। ब्यौरा सहित निर्वाचन अपराध, तो देखिए ऐसा तो अब होता ही नहीं है कि कोई अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा हो इस समय, ठीक है। तो ये अगर होता है तब आप यहाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, संख्या बस देनी है आपको, ठीक है। फिर है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई, बलवाग, हिंसा, प्राकृतिक, मशीन, देखिए मतदान मशीन का विफल होना, ये होता है। ये एक हमारे मित्र थे पिछली बार, उनकी जान लीजिए कि 2 कंट्रोल यूनिट भी खराब हो गया था, बैलेट यूनिट भी खराब हो गया था, काफ़ी परेशानी उनको झेलना पड़ा था, ठीक है। तो फिर हर एक बार आपको मॉक पोल करना होता है, अगर आप नई मशीन लगाते हैं तो काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो बाकी चीज़ तो देखिए मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन भाई किसी की बहुत ही दिक्कत मशीन में आ जाती है तब ये समस्या होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। अगर कोई है तो ब्यौरा आपको देना है, नहीं तो नहीं देना है। अभी हम पीठासीन की डायरी ही चल रही है क्योंकि 2-4 पन्नों की होती है। क्या मतदान केंद्र स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर? नहीं, देखिए कुछ भी नहीं, अगर ब्यौरा है तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है अब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नंबर 22 है अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें। किसी भी मतदाता या कोई भी अगर लग रहा है कि नहीं आपके ही भाई अधिकारी कोई हैं जो कि गलत कर रहे हैं कुछ, तो कोई अगर ऐसी शिकायत हो तो करेंगे, नहीं तो जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। इसके बाद है आपका विधि या व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, ऐसा भी नहीं होता है। मतदान केंद्र स्थल पर की गई त्रुटियों अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, ठीक है। इसके क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं। क्योंकि देखिए जब आता है, अभी मैं पीठासीन अधिकारी की घोषणा होती है, पिछला वो आप उस वाली प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, मैंने विधिवत बनाया हुआ है। 4 तरह की घोषणाएं होती हैं जिसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो बदला कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक घोषणा ये होती है कि अगर आपने दोबारा मशीन इस्तेमाल की है तो उसकी भी घोषणा हमें करनी पड़ती है। यहाँ पर आप स्थान डाल देंगे और यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यह डायरी मतदान मशीन एवं अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजनी चाहिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह का पेज आपको 4 5 6 7 मिलता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 1-2 एक्स्ट्रा भी आप करा लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, फिर हम लोग सोचते हैं अरे भाई काटना नहीं होता है, पेज फाड़ दें तो और ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई जगह लगाना है हमें। ये मतदान मशीन पे भी लगाना है, मोहरबंद पत्रों के साथ वहाँ पर खुले हाथ से देना भी होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों ये देखिए जो पीठासीन अधिकारी की डायरी का डिटेल है, ये पूरा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर आप बैलेट से करवा रहे हैं तब पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसी होगी।